नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो सेंटर हेलो हल्द्वानी में। यहाँ हम पेश कर रहे हैं एक रेडियो श्रृंखला जिसमें हम राजनीति विज्ञान से संबंधित जो आधारभूत चीजें हैं उसको हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो भाग है उसमें हमने राजनीति क्या है पे हमने बात की थी। आज हम जानेंगे राजनीति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मेरे साथ चर्चा में शामिल है डॉक्टर आरुषि, राजनीति विज्ञान विभाग से। हम दोनों ही ये प्रयास करेंगे कि बहुत ही साधारण सरल भाषा में आपको राजनीति विज्ञान की जो आधारभूत जो चीजें हैं वो हम आपके सामने रख पाएं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आशा करते हैं कि इससे पहले का जो हमारा भाग है राजनीति क्या है वो आपने सुना होगा। इस चर्चा में हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र और महत्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। जब हम अलग अलग लोगों से राजनीति के विषय में बात करते हैं कि राजनीति क्या है, तो हर कोई अलग अलग विचार इसमें रखता है, अपना अपना दृष्टिकोण इसमें रखता है। किसी के लिए राजनीति एक जन सेवा है, यानी वे राजनीति को सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं। एज अ पब्लिक सर्विस वो राजनीति को देखते हैं। तो कई लोग राजनीति को नकारात्मक रूप से भी देखते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। कई लोग राजनीति को मैनिपुलेशन, स्कैम, वे ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, अपने अपने हितों को साधने का माध्यम मानते हैं। तो अलग अलग लोग राजनीति को अलग अलग तौर पे देखते हैं। और हम जहां राजनीति शब्द की बात करते हैं या पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम देखें कि ये जो टर्म है पॉलिटिक्स, ये कहाँ से इसका इमर्ज हुआ, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो जब हम एंशिएंट ग्रीक में देखते हैं तो एक शब्द वहां पे आता है पॉलिस। इससे ही पॉलिटिक्स टर्म की उत्पत्ति हुई है। जो पॉलिस शब्द है इसका अर्थ है नगर राज। वहीं जो टर्म है पॉलिटिया, ये टर्म गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। और एक तरीके से हम कहें जो पॉलिटिक्स है वो स्टडी ऑफ स्टेट एंशिएंट ग्रीक में माना गया है। एंशिएंट ग्रीक के जो फिलोसोफर हैं अरस्तु, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को प्रयोग किया था अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, और उन्हें ही अरस्तु को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। अब हम इन जो राजनीति विज्ञान है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी है जिससे हम राजनीति विज्ञान को समझ पाते हैं। तो मैं आरुषि की तरफ जाऊंगी, आरुषि से जानना चाहूंगी कि जो हमारे राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं उन्होंने किस तरीके से राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है और किन किन भागों में को उनको वर्गीकृत किया है। क्योंकि जब हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को देखते हैं तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे परिभाषित किया है। तो हमारी साथी आरुषि इस पे अपनी बात रखेंगी कि किस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पे कैसे राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है। आरुषि प्लीज। तो जैसा कि अभी मैम ने अभी हमें बताया कि राजनीति क्या है, इस पर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। और एक विषय के तौर पर जैसे कि जब हम इनकी परिभाषाओं की बात करते हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो दो भागों में बांटा है, एक पारंपरिक परिभाषा के तौर पर और आधुनिक परिभाषा। अब ये जो पारंपरिक और आधुनिक परिभाषाएं हैं, ये हमें थोड़ा और इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर परिभाषाओं का ये है कि जो भी परंपरागत दृष्टिकोण को जो भी विद्वान मानते थे या उनके दौर में राजनीति विज्ञान को जो है कुछ विशेष तब कुछ जो विचारक विद्वान हैं उन्होंने कहा कि जो राजनीति विज्ञान है ये सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्ययन जिस विषय में किया जाए वो राजनीति विज्ञान है। ठीक इसी प्रकार से कुछ विद्वानों का ये कहना था कि जो राजनीति विज्ञान है वो सरकार के अध्ययन पर ज्यादा फोकस करता है। फिर कुछ विचारक ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा नहीं, ये तो सरकार और राज्य दोनों के ही अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया है। तो जब हम राज्य के अध्ययन के रूप में इसको देखते हैं तो इसमें जो है गार्नर है, ब्लंशली हैं, गैरीज हैं, जेम्स हैं, ये सभी लोग जो है एक
राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में देखते हैं। तो अगर हम गार्नर की परिभाषा देखें तो वो कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसका प्रारंभ और अंत ही राज्य से होता है। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से एक राज्य को जो है एक महत्वपूर्ण इकाई के तौर पर, जो पारंपरिक हमारे विचारक थे या परंपरागत परिभाषाओं में राज्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई के तौर पर दिखाया गया है, या उनका हमेशा से एक फोकस जो भी रहा है वो राज्य के अध्ययन पर ज्यादा रहा है। फिर कुछ जो विद्वान थे वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार का अध्ययन ही है। तो उसमें जो है राज्य, उनका ये मानना है कि जो राज्य है वो तो अमूर्त संस्था है ही, पर अगर आपको राज्य को समझना है तो उसके मूर्त रूप, मतलब कि सरकार को वो राज्य का मूर्त रूप कहते हैं, और तो उस मूर्त रूप मतलब कि सरकार को समझना होगा। मतलब अगर हमें राज्य को समझना है तो राज्य के लिए हमें सरकार का भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो इस श्रेणी में जो विद्वान शामिल हैं वो सीले हैं, लीकॉक हैं, जेम्स हैं, ये सभी लोग जो है सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं। तो इसमें अगर हम लीकॉक का देखें तो लीकॉक कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो सरकार से ही संबंधित एक विधा है। तो इतना मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षार्थी इतना समझ पा रहे होंगे। और कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जो इसमें राजनीति विज्ञान में जो है वो राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। तो उसमें ये कहा गया है कि एक के बगैर, मतलब कि राज्य के बगैर सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य को अभिव्यक्ति के लिए सरकार की और सरकार के अस्तित्व की संकल्पना के लिए राज्य की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब ये कि एक तो हम ये राज्य और सरकार दोनों ही जो है इन दोनों के बगैर एक दूसरे की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें राज्य को अगर अभिव्यक्ति करनी है या अपनी जो भी वो अभिव्यक्ति करता है राज्य, वो सरकार के माध्यम से ही करता है। और सरकार के अगर हम अस्तित्व की बात करें तो सरकार का अस्तित्व ही राज्य की संकल्पना से है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही जो तत्व है, ये दोनों का ही अध्ययन बहुत आवश्यक है। और इस श्रेणी में जो राज्य और सरकार दोनों को ही राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण समझते हैं कि ये दोनों महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, उसमें पॉल जैनेट आ जाते हैं, गिलक्राइस्ट आ जाते हैं, गैटिल, डिमॉक, ये सभी लोग जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम गिलक्राइस्ट की परिभाषा के अनुसार जाएं, किस तरीके से गिलक्राइस्ट अपने शब्दों में राजनीति विज्ञान को समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो गिलक्राइस्ट ने इसको बस यहाँ तक सीमित कर दिया है कि जो राजनीति विज्ञान है वो जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य और सरकार की जो सामान्य समस्याएं होती हैं उनका ही अध्ययन करता है। तो अब हम अगर इसकी आधुनिक परिभाषा की बात करें तो जैसे कि अभी तक हमने ये जाना कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वो सामान्यतः स्वतंत्रता पर, समानता पर, न्याय जैसे राजनीतिक विचारों पर बल देता है, और या तो फिर वो राज्य सरकार और कानून इन संस्थाओं पर ही उसका फोकस रहा है, जो कि पारंपरिक, जब हम परंपरागत परिभाषाओं की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित रहा है, जो कि आधुनिक विचारकों का ये मानना रहा है। लेकिन जैसे कि 20वीं शताब्दी के बाद जो भी राजनीति विज्ञान में बहुत सारे परिवर्तन हुए, हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें जिस तरह से परिवर्तन हुए, नए जो विचारक आए, उनका ये मानना रहा कि जो परंपरागत परिभाषाएं हैं या परंपरागत जो विचारक रहे हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान को बहुत ही सीमित तरीके से, संकुचित उसको परिभाषित किया है, उसके क्षेत्र को बहुत ही संकुचित कर दिया है। इस क्षेत्र में राजनीति विज्ञान जो है इससे बहुत ही, इसका जो एरिया है वो और ज्यादा वाइडर है, बहुत बड़ा है। उसमें हम आज हम लोग जो भी चीजें देखते हैं वो सभी जो है आधुनिक विचारकों की देन है, जो हम आज के समय में राजनीति विज्ञान को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं।
तो इसमें जब हम आधुनिक प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इसमें व्यवहारवाद है, जिसने परंपरागत राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाया है। अगर हम उन विचारकों की बात करें तो उसमें ग्राहम वेलिस हैं, डहेल है, बेंटले हैं, डेविड ईस्टन है, मेरियम है। ये सभी व्यवहारवादी जो है राज्य और अन्य संस्थाओं मात्र के अध्ययन के बजाय, इनका जो था कि वो सिर्फ राज्य और अन्य संस्थाओं के अध्ययन के बजाय ये फोकस करते हैं राजनीतिक व्यवस्था पर, मानव व्यवहार पर। मेन जो इनका फोकस है वो पॉलिटिकल प्रोसेस पे रहा है कि किस तरीके से जो है राजनीतिक प्रक्रिया काम करती है। तो इन्होंने जो है यहाँ राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को थोड़ा वाइडर किया है। तो अगर हम इसमें एक परिभाषा के साथ इसको समझने की कोशिश करें तो हम डेविड ईस्टन का ले सकते हैं। जैसे कि डेविड ईस्टन को जो है एक व्यवहारवादी रहे हैं, इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझाने की कोशिश की है। तो राजनीति विज्ञान जो है समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण के तौर पर ये राजनीति विज्ञान को देखते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल, अभी कॉम्प्लिकेटेड हमें परिभाषा लग रही है, पर यहाँ पर जो ये मूल्यों के मतलब जो ये एलोकेशन की जो बात कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके एलोकेशन की बात करते हैं। तो अब इसमें रिसोर्सेज क्या है, जैसे अभी तक हम लोग बात सिर्फ राज्य सरकार, कानून, इन सब की बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये सभी चीजें बढ़ती हैं। जैसे मांगे आ जाती हैं, हमारा नीतियां, समर्थन, ये पॉलिटिकल बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर, ये सभी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। आपने सुना आरुषि को कि किस तरीके से जो परंपरागत परिभाषाएं थी वो सरकार, राज्य और सरकार इन दोनों के अध्ययन की बात करती है, इस पे फोकस करती है। गार्डनर की परिभाषा बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, कि जहाँ पे वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो शुरुआत है और अंत है वो राज्य पे ही होता है। और वैसे ही लीकॉक है, गिलक्राइस्ट, इनकी परिभाषाएं आपको आरुषि ने बताई कि जो परंपरागत परिभाषाएं थी वो मेनली राज्य और सरकार की बात कर रही थी। पर आधुनिक समय आते आते जो राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वान हैं, उन्होंने परंपरागत परिभाषाओं को अपर्याप्त माना। उनका मानना था कि जो परंपरागत परिभाषाएं हैं वो राजनीति विज्ञान को बिल्कुल एक औपचारिक बना करके रख दे रही हैं। यहाँ पे राजनीतिक शक्ति पर कोई बात नहीं की जा रही है। तो उन्होंने इस बात को फोकस किया कि इसकी जो परिभाषाएं हैं उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर या उस पर थोड़ा चेंज होना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शिकागो विश्वविद्यालय ने बहुत अहम भूमिका निभाई इसमें, कि जो वहां के विद्वान थे शिकागो विश्वविद्यालय के, उन्होंने राजनीति विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा विज्ञान सम्मत बनाने की कोशिश की। और इसमें जैसे कि आरुषि ने बताया कि जो चार्ल्स मरियम थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेसर्स ने इस पे कंट्रीब्यूशन किया। और जो राजनीति विज्ञान है उसमें जो मनोवैज्ञानिक शोध पद्धतियां हैं, कि जो तकनीकियां हैं जो साइकोलॉजी में यूज होती हैं, उसको राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो फिर उसके बाद जब आधुनिक परिभाषाओं की जब बात आती है, तो आधुनिक परिभाषाओं में जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको और भी ज्यादा उसका वृहद विश्लेषण किया गया, जिसमें राजनीति विज्ञान को एक शक्ति निर्धारक और एक आनुभाविक खोज के अध्ययन के रूप में देखा गया, जिसमें आप बहुत सारी डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। और वहीं जो राजनीति विज्ञान के विषय में बार बार ये बात आई कि शक्ति को प्राप्त करना और उसको बनाए रखना इसमें बहुत जरूरी है, कि जो पावर है उसको हम कैसे अचीव करें और उसको कैसे बनाए रखें। मॉर्गेनथॉ ने भी राजनीति को शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे एक व्यक्ति, एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं पर, उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से जो आधुनिक परिभाषाएं हैं वो कई जो उसके मेन, अगर हम बिंदुओं की बात करें तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन पे फोकस करता है, शक्ति के अध्ययन पर फोकस करता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर फोकस करता है, और साथ ही साथ राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन पर भी बल देता है, उसको भी बताता है। तो आज हमने जो राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं
उस पे हम लोगों ने बात की कि जो राजनीति विज्ञान है उसकी परिभाषाएं क्या है, परंपरागत या आधुनिक। पर अगर जहां हम जितनी भी हमने डेफिनेशंस की बात की और हम कहें कि यही राजनीति विज्ञान को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करती है, तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो राजनीति विज्ञान है उसकी एक सर्वसम्मत परिभाषा दे पाना एक बहुत कठिन काम है। और जो अलग अलग परिभाषाएं हैं वो अलग अलग तरीके से राजनीति विज्ञान के बारे में बताती हैं। और जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में भी, पिछली चर्चा में भी हमने बात की कि जो राजनीति विज्ञान है उसकी सीमाओं को तय कर पाना जिस तरीके से कठिन है, तो उसी तरीके से उसकी परिभाषाओं को भी 2 लाइन में, 4 लाइन में उसको डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि जो नगर राज्य के अध्ययन से हमारा राजनीति विज्ञान या राजनीति शुरू होती है, और आज हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सारी तमाम जो चीजें हैं उसको अपने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लेकर के आते हैं, उसमें देखते हैं। तो जो राजनीति विज्ञान है हमारे अतीत और वर्तमान के साथ साथ जो राजनीति विज्ञान का जो भविष्य है, जो इंसान का जो भविष्य है, देशों का, राज्यों का और भी तमाम चीजों का, तो वो भविष्य की ओर भी झांकता है। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, जिसमें आप अतीत को भी देख रहे हैं, वर्तमान को भी देख रहे हैं, और भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें भी आपने देखनी है। तो आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त की ओर बढ़ते हैं, और आशा करते हैं कि इस छोटी सी चर्चा में जो भी आपके सामने हमने बात रखने की कोशिश की, परिभाषाओं पे बात रखने की कोशिश की, वो आपके लिए फायदेमंद होगी। और आगे की जो श्रृंखला, इस श्रृंखला में जो आगे के भाग हैं उनसे भी आप जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।